यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, सर मॉक टेस्ट पेपर जो है मई 2023 वाले, उसके भी सर एमसीक्यू का एटलीस्ट सजेस्टेड डाल दो। एक बात बताऊं, जब मैंने मॉक टेस्ट पेपर देखा ना, तो मुझे लगा यार मैं क्या ही बना रहा हूं, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। अगर आप अपनी क्लास की बुक देखोगे तो क्लास की बुक में आपको एमसीक्यूज के सिनेरियोज दे रखे हैं, उसी में से मॉक टेस्ट पेपर है, कहीं से भी अलग नहीं है। बट तो भी आपको बोल दिया, तो चलो फटाफट एक काम करता हूं, मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं और जितने भी एमसीक्यूज है उसके सॉल्यूशन आपको करा लेता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मॉक टेस्ट पेपर कौन सा वाला, जो कि मार्च 2023 में आया था। दैट इज द सीरीज 1, जिसको बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर 1 है। और ये जो है वो आपका इनकम टैक्स वाला 60 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद में ऑब्वियसली जीएसटी रहेगा, 100 मार्क का पेपर होता है टोटल। और वो वाला पेपर हम करने वाले हैं। तो उसमें से जो एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज में बच्चों को बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, मैं एमसीक्यूज एक बार फटाफट फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे क्या होगा ना, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बट थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा, तो आप थोड़ा सा है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला एमसीक्यू दे रखा है, दैट इज मिस्टर कमल वाला केस सिनेरियो दे रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कहां पे मैंने कराया है, अगर आप मेरी बुक देखोगे, आपके पास में अगर रहेगी, कंपाइलर रहेगा, तो कंपाइलर में आप जाके देख सकते हैं, जो आपकी टेस्ट सीरीज दे रखी है, और टेस्ट सीरीज नंबर आई थिंक 6 या 7 रहेगी, सॉरी 7 रहेगी। तो 7 वाली टेस्ट सीरीज में अगर आप जाके देखेंगे, लास्ट में जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दे रखे हैं ना, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज 7 में जाके देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखेंगे अपना जो टेस्ट सीरीज 7 वाला, तो उससे ये वाला क्वेश्चन है, उसमें अनिमेश करके नाम था। और अभी यहां पे जो आईसीआई ने दिया है वो मिस्टर कमल, उसका नाम चेंज कर दिया। तो चलिए अपन चलते हैं और देखते हैं ये वाला केस सिनेरियो क्या बोलता है। देखना बेटा, मिस्टर कमल इज अ इंडियन सिटीजन। तो पहली चीज तो ये बंदा इंडियन सिटीजन है। कभी भी इंडियन सिटीजन वगैरह होता है, एज वगैरह होता है, उसको हाईलाइट करने का, क्योंकि इसका काम आपको आगे जाके पढ़ने वाला है। तो मिस्टर कमल इज अ इंडियन सिटीजन, एज 61 ईयर है, हैज सेट अप हिज बिजनेस इन द कनाडा। बंदा कनाडा में बिजनेस सेटअप करता है, एंड रिसाइडिंग इन द कनाडा ओनली सिंस 2010 से वहीं पे रह रहा है। He owns a house property in the Canada. Canada में हाउस प्रॉपर्टी है, and half of the which is used by him for his residence purpose and half is given on the rent. Converted into the INR is a 12 लाख रुपीस पर एनम। 12 लाख रुपीस पर एनम है, वो उसका रेंट मिल रहा है, जो उसने भाड़े पे दे रखा है आधा प्रॉपर्टी। आगे क्या दे रखा है? He purchased a flat in Delhi on the 13 October 2020 को खरीदा था for the 42 lakh. The stamp duty value of the flat was 35 lakh था, and he has taken the loan from the Canara Bank of India is 34 lakh का लोन लिया था for the purchase of this flat. The interest on such loan for the financial year 22-23 was 3,14,000. इस साल का जो इंटरेस्ट है लोन का वो 3,14,000 है। प्रिंसिपल रीपेमेंट वॉज 80,000। इस साल का प्रिंसिपल रीपेमेंट उसने किया 80,000। Mr. Kamal has given this flat on the monthly rent of 32,500 since April 2022. इस साल उसने भाड़े पे दिया है, और भाड़े पे दिया है, उसका रेंट आ रहा है 32,500। The annual property tax of the Delhi flat is 40,000 उसने पे किया है, which is paid by the Kamal. कमल ने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। Wherever he comes to India to meet his parents, Mr. Kamal visited India for 124 days during the previous year 22-23. इस साल में वो 124 days के लिए इंडिया में आया। Before that, he visited India for total 366 days during the period of 1/4/2018 से लेके और 31 मार्च 2022 के बीच में वो इंडिया आया था 366 डेज के लिए। आगे क्या दे रखा है? He had a house in Ranchi which was sold in May 2019. In respect of this house, he received the arrears of rent of 2,96,000 in Feb 2023, not tax earlier. अब एक बात समझना, arrears of rent का रिकवरी हो रहा है। तो जब भी आपका कोई arrears of rent है और arrears of rent का रिकवरी होता है, तो arrears of rent का रिकवरी टैक्सेबल होगा जिस ईयर में रिकवर हो रहा है। और आपको पता रहेगा कितना टैक्सेबल होता है, 30% टैक्सेबल होता है, और वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं बताऊं, यहां पे आपका बेटा इस साल में arrears of rent का रिकवरी 2,96,000 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय आप 70% कर दीजिए, क्योंकि 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। सो 2,96,000 मल्टीप्लाई बाय 70%, इट्स कम्स टू द 2,07,200। इतना जो है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आगे क्या दे रखा है? He also derived some other income during the financial year 22-23, which are as follows. Profit from business in Canada 2,75,000 है। Interest on bonds of the Canadian company 6,20,000 है, but out of which 50% is received in India. तो इसमें से 50% है वो आपकी इंडियन इनकम है, और 50% है वो आपकी फॉरेन इनकम है। Income from apple orchard in Nepal given on the contract, and the yearly contract fees of 5 lakh for the financial year 22-23 was received by Kamal in the Nepal only. आगे क्या दे रखा है?
Mr. Kamal has sold 10,000 listed share at the rate 480 per share of the A Limited of Indian Company on 15 September 2022, which he acquired on the 5th April 2017 at the rate 100 per share. STT was paid both at the time of the acquisition as well as at the time of the transfer of the such share. तो एक बात बताऊं, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको सेक्शन 112A की तरफ लेके जा रही है. अगर आपको 112A सेक्शन याद रहेगा तो ये इन्फॉर्मेशन 112A की तरफ लेके जा रही है. On 31st January 2018, the share of A Limited were traded on the recognized stock exchange as under highest price ये था, एवरेज ये था, लोएस्ट प्राइस ये था, और इसके बेसिस आपको कुछ आंसर करने हैं एमसीक्यूज के. तो देखिए एमसीक्यूज के कौन कौन से आंसर करने हैं वो अपन एक एक आंसर है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? Based on the fact of case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question. पहला क्वेश्चन, what would be the residential status of the कमल for the assessment year 23-24? इस साल के लिए कमल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? सबसे पहली चीज तो यह है. अब एक बात बताओ, रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया. पहली कंडीशन क्या होती है कि स्टे इन इंडिया फॉर द 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर. एंड दूसरी कंडीशन क्या होती है? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन फॉर प्रीवियस ईयर. लेकिन एक चीज समझना, इसने इंडिया में इस साल में जो स्टे किया है वो सिर्फ 124 डेज के लिए क्या है? उसने इंडिया में सिर्फ 124 डेज के लिए स्टे किया है. तो मुझे एक बात बताइए, जो बेसिक कंडीशन नंबर 1 है वो तो सेटिस्फाइड हो नहीं रही है. अब एक बात समझना, दूसरी बेसिक कंडीशन जो है ना, वो दूसरी बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है. आपको पता है दूसरी बेसिक कंडीशन आपको 3 केसेस में देखने की जरूरत नहीं है. एक तो कौन सा? इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. दूसरा, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप. और तीसरा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट. अगर उसका टोटल इनकम जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है. बट अगर 15 लाख से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी. और सेकंड बेसिक कंडीशन में आपको पता है 60 डेज की जगह आपका 120 डेज हो जाएगा. 60 डेज की जगह आपका 120 डेज हो जाएगा. तो 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर. तो पहली चीज तो मुझे ये बताओ, क्या इसका इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है या नहीं? तो इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है या नहीं, तो वो अपन चेक करते हैं. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालते हैं जो इंडियन इनकम है. तो चलिए, अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालने जाऊं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए उसको रेंट कितना मिल रहा है? तो उसको मंथली रेंट मिल रहा है. मंथली रेंट कितना दे रहा है? 32,500. तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक्चुअल रेंट की बात करूं तो उसका एक्चुअल रेंट हो जाएगा 32,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए तो 3,90,000. तो ये वाला एक्चुअल रेंट हो गया. अब एक बात समझिए, एक्चुअल रेंट है वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा. तो यही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गया. इसमें से आप म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस कर दीजिए. तो म्युनिसिपल टैक्सेस कितना उसने पे किया? तो म्युनिसिपल टैक्सेस उसने पे किया है 40,000 रुपीज. तो 40,000 को आप लेस कर दीजिए. तो आपके पास में बच गया 3,50,000 है. ये 3,50,000 आपका क्या बच गया? NAV बच गया. अब एक बात समझना, एनएवी का एक तो 30% लेस करते हैं. तो 3,50,000 का अगर आप 30% करेंगे तो इट्स कम्स टू द आपका 1,05,000. तो 1,05,000 ये आपका लेस हो जाएगा. और इंटरेस्ट ऑन लोन, एक बात बताइए, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 3,14,000 है. ये प्रॉपर्टी अगर एसओपी होता तो एसओपी में लिमिट होती है इंटरेस्ट की, बट बेटा यहां पे एलओपी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है. तो लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई भी लिमिट नहीं होती, जितना इंटरेस्ट है वो पूरा अलाउ हो जाएगा. तो मैं बताऊं, यहां पे 3,14,000 का आपका पूरा इंटरेस्ट है वो अलाउ कर दीजिए. तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना आ जाएगा? 3,50,000 माइनस 1,05,000 और माइनस कर दीजिए 3,14,000. तो इट्स कम्स टू द 69,000 का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया. यहां 69,000 का आपको नेगेटिव इनकम आ गया, लॉस आ गया. अब एक बात बताइए, हाउस प्रॉपर्टी का ये इनकम और है 2,07,000. जो आपका अरियर्स रेंट का रिकवरी हुआ था ये 2,07,200. तो आप एक काम करिए, इसको ऐड कर दीजिए. तो 2,07,200 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 69,000 माइनस 2,07,200 ये आता है 138,200. तो 138,200 है, ये आपका पॉजिटिव इनकम आएगा हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि इंडियन इनकम है. अब अपने को इंडियन इनकम और कौन कौन सी देखनी है? तो देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, ये इंडियन इनकम नहीं है. उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कैनेडियन कंपनी 6,20,000, बट आउट ऑफ विच 50% वाज रिसीव्ड इन इंडिया. अब एक बात बताइए, 50% रिसीव्ड इन इंडिया, इसका मतलब ये हुआ, मैं एक बात बताऊं, 3,10,000 तो इंडियन इनकम होगी. ये जो 3,10,000 है, दिस 3,10,000 इज इंडियन इनकम ना. तो 3,10,000 है वो इंडियन इनकम हो गई. अब एक बात समझो, उसने शेयर बेचे है. तो शेयर बेचने से कितना इनकम आया? तो शेयर बेचने से इनकम कैसे आएगा? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लीजिए. तो उसने जो शेयर है ना वो 480 की रेट से बेचे हैं. और 480 की रेट से कितने शेयर बेचे हैं? 10,000 शेयर बेचे, आई थिंक, राइट.
तो 480 की रेट से आप बताइए 10,000 शेयर बेचे तो आपका 48 लाख है, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया। माइनस करिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक बात समझिए, अगर यहां पे 112 लगता है तो वहां पे ग्रैंडफादरिंग रूल मिलता है। ग्रैंडफादरिंग रूल क्या बोलता है कि अगर आपने 1 फेब 2018 या उस 18 से पहले कोई शेयर खरीदे हैं तो उसमें आपको 31 जन 2018 का एफएमवी का बेनिफिट मिल जाएगा और वो एफएमवी आपकी कॉस्ट बन जाएगी। आपको पता है अपन ने कैपिटल गेन में सीखा था कि आप एक काम करिए कि वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, वो स्टेप 1 और स्टेप 2 करना पड़ता था। और स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में आप अपनी कॉस्ट है वो ले लीजिए, आपने खरीदा कितने में था, 100 रुपए में खरीदा था। और ये देखो 31 जन 2018 या उससे पहले खरीदा था तो 100 रुपए में खरीदा था। तो एक बात बताइए, आपका 100 रुपया तो ओरिजिनल कॉस्ट था। अब दूसरा स्टेप 2 में आपको दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता था। एक तो आपको किससे कंपेयर करना पड़ता था, उसका जो है वो सेलिंग प्राइस कितना है, और दूसरा एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 कितना है। तो एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस है वो तो आपका 480 है और एफएमवी कितना है, हाईएस्ट वाला लेंगे 300 लेंगे तो 300 है। इसमें से बेटा लोअर ले लीजिए तो आपका 300 आ गया। तो 300 और 100 में हायर कितना आएगा, 300 आया। तो मैं बताऊं यहां पे बेटा 300 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आपका 30 लाख रुपीस है, वो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और मुझे एक बात बताइए, यहां पे 18 लाख का आपका क्या हो जाएगा, 18 लाख है, ये 18 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जो कि अंडर सेक्शन 112A में टैक्सेबल होगा एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये आपका 18 लाख हुआ, तो अगर मैं इंडियन इनकम की बात करूं तो उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करना पड़ेगा कि बेटा आपको जो है वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, बट सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। और सेकंड बेसिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेकंड बेसिक कंडीशन में आपका 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगा, और 60 डेज की जगह 120 डेज कंप्लीट हो रहा है। आंसर इज यस। तो एक बात बताओ, यहां पे फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, बट वो बंदा इंडियन सिटीजन है करके, ठीक है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, उसका टोटल इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है इंडियन इनकम, तो मैं बताऊं वो रेजिडेंट माना जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। वो रेजिडेंट माना जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। आर बट एनओआर है, वो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस होगा। तो इस साल का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, दैट इज द रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, वो माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, What would be the amount of income taxable under the head income from house property in hands of Mr. कमल। तो कमल के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना आएगा, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था। तो नेट हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है वो 1,38,200 आ जाएगा। तो यहां पे आप 1,38,200 है, दैट इज द राइट आंसर। ये आपका नेट हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, What amount of capital gain would arise in hands of the Kamal on the transfer of shares of A Limited। तो A Limited के शेयर ट्रांसफर करने पे उस पे कैपिटल गेन कितना, ये 18 लाख रुपए आ रहा था, तो 18 लाख विल बी द राइट आंसर। 18 लाख है वो उसका हो जाएगा, 18 लाख रुपीस है वो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 112A वाला करके, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, What would be the total income of Kamal for the assessment year 23-24 if does not opt to pay the tax under section 115 BAC। अगर वो 115 BAC नहीं ले रहा है तो आप बताइए उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। एक बात बताओ, ये बंदा आर बट एनओआर है, तो आर बट एनओआर होता है ना, उसके लिए क्या होता है पता है, इंडिया की सब इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन की वही वाली इनकम टैक्सेबल होती है जो बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। तो इंडिया की इनकम टैक्सेबल होगी, तो इंडिया की इनकम कौन कौन सी टैक्सेबल होगी, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले ये फॉरेन का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। आप एक काम करिए, सीधा सबसे पहले तो ले लीजिए हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, तो उसका इनकम कितना आएगा, तो सबसे पहले तो आप हाउस प्रॉपर्टी का इनकम अपने कैलकुलेटर में ले लीजिए, 1,38,200 हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन का इनकम ले लीजिए 18 लाख, तो 18 लाख ले लीजिए आप कैपिटल गेन का इनकम। उसके बाद में आप 18 लाख कैपिटल गेन का ले लिया, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, ये 3,10,000 है, ये इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड भी ले लीजिए क्योंकि इंडिया में टैक्सेबल होगा, इंडियन इनकम है, तो 3,10,000 ले लिया। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 22,48,200। अब एक बात समझो, उसको एक डिडक्शन मिलेगा जो उसने प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है हाउसिंग लोन का, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है तो इसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिलेगा। तो इसमें से आप एक काम करिए 80,000 को लेस कर दीजिए, और जब 80,000 को आप लेस कर देते हैं तो 21,68,200 आता है। तो 21,68,200 दिस विल बी द राइट आंसर। ये जो डी वाला आंसर है ये आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, इतना इनकम होगा। नेक्स्ट पार्ट, What would be the tax liability computed in the manner so as to minimize his tax liability of Mr. Kamal for the assessment year 23-24। आपको उसकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। अब एक बात बताइए, आप एक काम करिए, यहां पे ऐसा बोला नहीं है 115 बीएससी को इग्नोर करना है, तो आपको 115 बीएससी के हिसाब से निकालना है और नॉर्मल के हिसाब से भी निकालना है। अगर एक बात बताओ, आप अगर नॉर्मल के हिसाब से निकालते हो तो नॉर्मल के हिसाब से निकालते हो तो आपको कितना होगा, 21,68,200 पे टैक्स निकालना है। अब 21,68,200 पे आप टैक्स निकालोगे तो इसमें से आपका मैं बताऊं 18 लाख का तो एलटीसीजी है,
इसमें से आपका 18 लाख का जो है वो 18 लाख का तो आपका क्या हो जाएगा, एलटीसीजी हो जाएगा। अब 18 लाख का जो एलटीसीजी है 112A वाला, इसमें टैक्स सिर्फ 17 लाख पे लगता है, तो मैं बताऊं 1,70,000 टैक्स आ जाएगा, 1,70,000 टैक्स आ जाएगा। अब इसमें से आप एक काम करिए, 18 लाख को अगर आप लेस कर देते हैं तो 3,68,200 बचेगा। अब मुझे एक बात बताइए, 3,68,200 जो बचा, 3,68,200, इसमें से ये सीनियर सिटीजन है क्योंकि नाम में दे रखा है, देखिए इंडियन सिटीजन, और ये एज 61, रेजिडेंट बंदा है ये, क्योंकि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, बट रेजिडेंट तो है ना, बट ये सीनियर सिटीजन है, तो 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन आ जाएगा। तो 3,68,000 में से आप एक काम करिए, जो 3,68,200 है इसमें से आप लेस कर दीजिए, कितना लेस करेंगे, इसमें से आप लेस करेंगे बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का, तो 3 लाख का आप बेसिक एग्जाम्पशन इसमें से लेस कर दीजिए, बचेगा कितना, 68,200, उस पे आपका कितना 5% लेंगे, तो 5% टैक्स निकाल दीजिए, ये आपका होता है 3410। अब 3410 और 1,70,000 टोटल कर दीजिए 1,73,410, और उसमें फिर 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास में आता है 18346, 18346 है वो आ जाएगा। अब आप चाहिए तो 115 बीएससी के हिसाब से भी निकालेंगे, बट 115 बीएससी के हिसाब से आप टैक्स निकालेंगे तो ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि एक तो 115 बीएससी में बेसिक एग्जाम्पशन है वो 3 लाख का नहीं मिलेगा, आपको 2,50,000 का मिलेगा, और एक और चीज आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, वो 80,000 का जो डिडक्शन हमने लिया था एटीसी का, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से और टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आएगा। तो यहां पे जो आपका आंसर आता है वो आंसर तुम्हारा जो करेक्ट रहेगा दैट इज 18350 है, दिस विल बी द राइट आंसर, 18350 सी आंसर है, ये आपका राइट रहेगा इस पॉइंट में। चलिए उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 पे आ जाइए। मिसेस अर्चना, वाइफ ऑफ मिस्टर राज, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन द ट्रेडिंग अ ब्यूटी प्रोडक्ट ऑन 15 मई 2022। एक बात बताइए, इस दिन उसने अपना ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस चालू किया है, किसने, अर्चना ने, जो कि राज की वाइफ है। She invested 5 lakh in the business on 15 May 2022. ये फर्स्ट डे है बिजनेस का। Out of the gift received from her husband, Mr. Raj, she further invested 4 lakh from her own saving on 15 December 2022. She earned a profit of 1,50,000 from her business for the financial year 22-23. Which of the following statement is correct? अब एक बात समझना, मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी वाइफ को या फिर वाइफ हस्बैंड को कोई भी गिफ्ट देता है और आगे वाला पर्सन उसको बिजनेस में लगा लेता है, तो बिजनेस का प्रॉफिट आपके हाथ में क्लब तभी होगा जब आपने जो पैसा दे रखा है वो ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल है। लेकिन एक चीज समझना, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि अगर बिजनेस चालू किया है वो 15 मई 2022 को चालू किया है, तो जो भी 15 मई 2022 को कैपिटल होगा ना, वही तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल माना जाएगा। अब एक बात बताइए, इसने बिजनेस चालू किया है वो 15 मई 2022 को किया, और इसी दिन उसके हस्बैंड ने उसको जो है वो गिफ्ट दे दिया, तो और वही वाला पैसा इस बिजनेस में लगा है। तो एक बात बताओ, मैं बताऊं, जितना भी प्रॉफिट 1,50,000 का होगा वो उसके हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है ना, और ओपनिंग कैपिटल वही था, इसने खुद का जो पैसा लगाया है वो 15 दिसंबर 2022 को लगाया है, तो ये तो ओपनिंग कैपिटल में नहीं आएगा। तो ओपनिंग कैपिटल में कितना था आपका, यही 5 लाख था, तो 5 लाख पे जो भी आपका इनकम हुआ है 1,50,000, ये 1,50,000 पूरा 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 किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, मिस्टर राज के हाथ में क्लब हो जाएगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 इज इंक्लूडेड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राज, ये राज के हाथ में क्लब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। An amount of 60,000 was paid to Mr. Summer on 1st July 2022 towards the fees for professional service without deduction of tax at source, means TDS नहीं काटा, और आपने प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट किया है, कितने का किया है, 60,000 का किया है। ये किसको किया है, समर को किया है 1 जुलाई 2022 को। Subsequently, another payment of 75,000 was due to the summer on 28 Feb 2023, from which 10%, that is amounting 13,500 on the entire amount of 1,35,000 was deducted, and net amount was paid on same day to Mr. Summer. However, this tax of 13,500 was deposited only on 22nd June 2023. इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 2011A वुड बी। अब एक बात बताओ, अगर आपने टीडीएस लेट काटा तो जितना टीडीएस आप लेट काटते हो ना, उस पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगता है, और अगर आपने लेट काटा और उसके बाद अगर आपने लेट जमा कराया तो 1.5% की रेट से इंटरेस्ट लगता है, और ये इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 2011A में। अब एक बात समझिए, पहली चीज तो एक बात बताइए, 1 जुलाई 2022 को आपने 60,000 का उसको प्रोफेशनल फीस पे किया था, तो उस पे 6,000 का टीडीएस काटना चाहिए था 194J में। 194J में 6,000 का टीडीएस काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, तो 6,000 पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। कब तक लगेगा पता है, जिस दिन टीडीएस काटना चाहिए था 1 जुलाई 2022 से लेके, और जिस दिन आपने टीडीएस काटा दैट इज 28 फेब 2023 तक।
तो आप यहां पे मंथ काउंट करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब करके, इसका मतलब आपके पास में 8 महीने का इंटरेस्ट आ गया। तो एक काम करिए, 6000 मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 8 महीना मींस 480 रुपीज का इंटरेस्ट आया। अब एक और चीज समझना, अब आपने जो टीडीएस है वो पूरा काट लिया, कब काटा? 28 फेब 2023 को। तो 28 फेब को टीडीएस जो आपने काटा ना, वो आपको जमा कब कराना पड़ेगा? 7 मार्च तक कराना पड़ेगा। 7 मार्च 2023 तक कराना पड़ता है। जिस महीने में आप टीडीएस काटते हो उसके अगले महीने के 7 दिन के अंदर अंदर। बट यहां पे टीडीएस आपने टाइम पे जमा नहीं कराया, तो टाइम पे जमा नहीं कराया तो 1.5% इंटरेस्ट लगेगा। अब एक बात बताइए, यहां पे आपने 75,000 का और पेमेंट किया था, उस पर भी एक साथ में टीडीएस काटा है, तो टोटल आपका 75,000 एंड 60,000 टोटल कम्स टू 1,35,000, और 1,35,000 पे 10% होता है 13,500। ये आपने टीडीएस काट लिया तो उस पर आपने जमा नहीं कराया टाइम पे, तो 1.5% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कहां से लगेगा पता है? जिस दिन आपने टीडीएस काटा है उस दिन से। तो टीडीएस काटा है 28 फेब 2023 से, और आपने जमा कब कराया? आपने जो जमा कराया वो 22 जून 2023 को कराया। 22 जून 2023 को कराया, 22 जून 2023 को कराया है, तो वहां तक आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। अब एक बात समझिए, यहां पे मंथ कैसे काउंट करेंगे? तो 28 फेब 2023 से अगर आप एक महीना काउंट करेंगे तो 27 मार्च आएगा। 27 मार्च, उसके बाद 27 अप्रैल, 27 मई एंड 27 जून। तो बेटा यहां पार्ट ऑफ द मंथ है तो भी वो फुल मंथ माना जाएगा। इसका मतलब आपको यहां पे 4 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो आप 13,500 मल्टीप्लाई बाय 1.5% मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ, इट्स कम्स टू द 810 रुपीज। तो 810 रुपीज, इसका मतलब आपका 810, तो 480 प्लस 810, इट्स कम्स टू द 1290। इतने का आपका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। सो बी विल बी द राइट आंसर। तीसरे का बी जो है वो आपका राइट आंसर है। आगे क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। मिस्टर सी, एज 35 years, is a working partner with Messrs BCD, a partnership firm with equal profit sharing ratio। इनका equal profit sharing ratio है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 द फर्म हैज पेड द रेम्यूनरेशन टू बी, सी एंड डी बीइंग द वर्किंग पार्टनर। ये तीनों ही वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म है। 2 लाख रुपए सबको दिया है, तो टोटल कुल मिला के 6 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दिया है। द फर्म हैज पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 इन द टोटल टू ऑल द 3 पार्टनर एंड द सेम इज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 12%। उनको 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है जो कि 12% की लिमिट में है। तो एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन देती है, इंटरेस्ट देती है, वो अलाउ होता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, 40B की लिमिट है। और 40 क्लॉज नंबर बी क्या बोलता है? इंटरेस्ट अगर आप लोन पे देते हो या कैपिटल पे देते हो तो मैक्सिमम कितना? 12% पर एनम है, वो आपको अलाउ होता है। मैक्सिमम जो 12% पर एनम है वो अलाउ होता है, और रेम्यूनरेशन में एक लिमिट है, वो बुक प्रॉफिट बेसिस पे पता चला। वो बुक प्रॉफिट में अप टू 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट पे आप 90% ले लीजिए, और बैलेंस वाला बुक प्रॉफिट रहेगा उस पे आप 60% लीजिए। वो सब आपने सीखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो इन्होंने आगे क्या दे रखा है? तो ये 12% लिमिट में ही पे किया, तो इसको इंटरेस्ट को लेके कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या दे रखा है? द फर्म हैड अ लॉस ऑफ 1,12,000 आफ्टर डेबिटिंग द रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करने के बाद फर्म को लॉस आया 1,12,000 का। रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट on capital is authorized by the partnership deed। आपसे पूछा क्या है? You being the CEO of Mr. C are in process to computing his total income, what would be his taxable remuneration from the firm। एक बात बताओ, जितना फर्म को अलाउ होता है ना उतना टैक्सेबल होगा। रेम्यूनरेशन जितना फर्म को अलाउ होता है उतना टैक्सेबल हो जाएगा, और जितना डिसअलाउड होता है वो तो प्रॉफिट शेयर माना जाता है और वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो पहली चीज तो एक बात बताओ, रेम्यूनरेशन अलाउ कितना हुआ होगा? तो मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने इनका जो नेट लॉस दे रखा है यहां पे वो 1,12,000 है। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बुक प्रॉफिट मतलब पीजीबीपी का इनकम बिफोर रेम्यूनरेशन। तो एक काम करिए ना, इसमें रेम्यूनरेशन ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट तो 12% ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रेम्यूनरेशन को ऐड कर दीजिए। तो आप एक काम करिए, 6 लाख और माइनस 1,12,000, तो यहां पे आपके पास में आ जाता है 4,88,000। एक बात बताऊं, ये तुम्हारा बुक प्रॉफिट है, और इस बुक प्रॉफिट बेसिस पे आपको रेम्यूनरेशन अलाउ होता है। तो बुक प्रॉफिट 488 आया, तो इसमें से 3 लाख तक का जो रहता है उस पर 90% ले लीजिए, तो उसका 90% करेंगे तो 2,70,000। और एक बात बताइए, उसके बाद बैलेंस कितना बचा? 1,88,000, उसका कर दीजिए 60%। तो यहां पे बाबू 1,88,000 का 60% अगर आप करेंगे, इट्स 1,12,800। अब आप टोटल कर दीजिए, तो 1,12,800 प्लस 2,70,000, तो इट्स कम्स टू द आपका 3,82,800। मैं बोलूं इतना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा, तो मैक्सिमम इतना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा। और यहां पे एक बात बताऊं, यहां पे 2 लोग हैं,
तो यहां पे जब दो पार्टनर है तो मुझे बताइए यहां पे आपका इक्वल रेशियो है तो रेम्यूनरेशन तो आपने उसको दो, सॉरी तीन पार्टनर है, कितने तीन पार्टनर ही है ना कि दो पार्टनर है? यहां पे आप देखोगे ओ तीन पार्टनर है करके, ठीक है, तीन को दिया था तो 380 टू 800 अलाउ होगा, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए तो इसका मतलब 127,600 आया। और 127,600 आया तो 127 एंड 600 जो है वो आपका आया, अरे बाबू कितना आ रहा है, 127,600 आता है, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। तो यहां पे डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 127,600 है वो एक का रेम्यूनरेशन अलाउ हुआ, तो जितना अलाउ होता है उतना का उतना टैक्सेबल हो जाएगा, तो 127,600 दैट विल बी द टैक्सेबल रेम्यूनरेशन इन हैंड्स ऑफ पार्टनर। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाइए। इनकम डिराइव फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द इमीडिएट vicinity of agriculture land not assessed to land revenue would be treated as agriculture income if such land is situated in India। एक बात बताओ, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है? या तो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच देते हो वो एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड किसी को आप भाड़े पे देते हो और उसका भाड़ा मिलता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। एक चीज ध्यान रखना, एक फार्म हाउस का भाड़ा भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, लेकिन फार्म हाउस का भाड़ा एग्रीकल्चर इनकम में तभी आएगा जब वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है। आप इसको ऐसे याद रखिए, फार्म हाउस जो होता है ना, फार्म हाउस का मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके आसपास में कोई आपने घर बनाया और वो गोडाउन किसी को भाड़े पे दिया, या तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए करके, ठीक है, या उसमें कोई वर्कर वगैरह सो रहे हैं उसके लिए अगर आपने कोई फार्म दिया और वो फार्म हाउस का जो भाड़ा है, बिल्डिंग का भाड़ा है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, लेकिन वो रूरल एरिया में होना चाहिए। रूरल एरिया का मतलब ये होता है कि भैया एक बात बताइए, जैसे अर्बन एरिया को डिफाइन कर रखा है, अर्बन एरिया किसको बोलते हैं कि ऐसा म्युनिसिपैलिटी एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है वो आपका अर्बन एरिया है। बट अगर वो पॉपुलेशन है वो मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख है, मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख है, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया कवर हो जाएगा। मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख है तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया, और मोर देन 10 लाख है तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया। तो चलिए अब अपन चलते हैं इसमें से रूरल वाला कौन सा है, क्योंकि रूरल वाला जो अगर फार्म हाउस है, जो बिल्डिंग सिचुएटेड है, वही वाला तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो देखिए सबसे पहले, एन एरिया एट अ डिस्टेंस ऑफ द 3 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 80,000 एज पर द लास्ट सेंसस। मींस उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 80,000 है, तो 80,000 है तो देखो 10,000 और मोर है तो वो म्युनिसिपैलिटी तो अर्बन है ही है। उसके बाहर का अगर 10,000 से 1 लेके तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया अर्बन में आएगा, तो इसका मतलब मैं बता दूं ये तुम्हारा रूरल में आएगा, ये तुम्हारा रूरल में आएगा, ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारे रूरल में आएगा। अब दूसरे की अगर मैं बात करूं, एरिया विद इन 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, पॉपुलेशन 12,000 है, तो 12,000 अगर पॉपुलेशन है तो मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख है तो बाहर का 2 किलोमीटर, तो ये तो अर्बन में आ जाएगा। उसके बाद 2 किलोमीटर और 11 लाख तो ये भी अर्बन में आएगा, ये लास्ट वाला भी अर्बन में आएगा, तो इसका मतलब ये पहला वाला रूरल में आएगा और ये रूरल में आएगा, इसका मतलब ये तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आइए। मिस्टर गुप्ता एचयूएफ इन द महाराष्ट्र कंप्राइज ऑफ द हर्ष गुप्ता, उनकी वाइफ है निधि गुप्ता, उनका सन है दीपक गुप्ता, डॉटर इन लॉ दीप्ति गुप्ता एंड हिज डॉटर मिस प्रीति गुप्ता। विच ऑफ द मेंबर ऑफ द एचयूएफ आर एलिजिबल फॉर द को पार्टनरी राइट। अब एक बात समझिए, यहां पे को पार्टनरी राइट किस किस के पास में रहता है, तो को पार्टनर का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो ये को पार्टनर, देखो एक तो एचयूएफ के मेंबर होते हैं और एक होते हैं को पार्टनर। को पार्टनर उसको बोलते हैं जिसमें बंटवारे का हक होता है, मतलब जो बंटवारा करा सकता है, जैसे भाई और बहन के बीच में प्रॉपर्टी बटती है, दैट इज कॉल्ड बंटवारे का। पार्टीशन का जिसके पास में हक होता है उसको बोला जाता है को पार्टनर। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, तो मेरी पापा की प्रॉपर्टी में पापा है वो को पार्टनर रहेंगे, उसके बाद मैं को पार्टनर हूं, मेरी बहन को पार्टनर है, बट मेरी मम्मी को पार्टनर नहीं रहेगी। मेरी मम्मी मेंबर हो सकती है, को पार्टनर नहीं है। मेरी जो बीवी है वो मेंबर हो सकती है, को पार्टनर नहीं होगी, बट मेरी बीवी जो है उसके पापा के एचयूएफ में जो है वो को पार्टनर रहेगी। मींस देखो सिंपल सी लॉजिकल अगर मैं बताऊं ना, कि अपने घर में जो बहन होती है, बहन को पार्टनर माना जाता है पापा की प्रॉपर्टी में, लेकिन बहू को नहीं माना जाता। तो एक बात बताइए, यहां पे इस एचयूएफ में एक हर्ष गुप्ता बंदा है, ये को पार्टनर है, आंसर इज यस। उसकी वाइफ निधि गुप्ता, ये को पार्टनर नहीं है। वाइफ निधि गुप्ता है, ये निधि गुप्ता जो है ये आपकी को पार्टनर है, वो नहीं मानी जाएगी करके, ठीक है। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, आगे इन्होंने जो दे रखा है, तो यहां पे जैसा मैं बता रहा हूं, हर्ष गुप्ता है वो को पार्टनर माना जाएगा, आंसर इज यस। निधि गुप्ता नहीं मानी जाएगी। हिज सन दीपक गुप्ता को पार्टनर माना जाएगा, आंसर इज यस। डॉटर इन लॉ दीप्ति गुप्ता है वो को पार्टनर नहीं मानी जाएगी, लेकिन प्रीति गुप्ता है वो को पार्टनर मानी जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, एक तो हर्ष गुप्ता है वो को पार्टनर रहेगा, दूसरा दीपक गुप्ता है वो को पार्टनर रहेगा, और एक प्रीति गुप्ता है वो आपकी को पार्टनर रहेगी। इसका मतलब 6 का आंसर जो बी है दैट विल बी द राइट आंसर। तो ये तुम्हारा मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 था। इसके जो ये एमसीक्यूज है ये आईसीआई ने अपनी बुकलेट से दे रखे हैं, कोई नए एमसीक्यूज इसमें मेरे को नहीं दिखे। ऐसे का ऐसे अपन एक काम करते हैं, एमटीपी जो सेकेंड सीरीज है वो अपन देख लेते हैं।
अब आ जाइए आपका मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 जो है वो। अब आप बोलोगे सर ये भी कुछ नया है क्या इसमें? आंसर इज नो। मैं बता दूं ये वाला केस सिनेरियो भी अपनी बुक में दे रखा है, और अगर आप अपनी बुक में जाके देखेंगे दैट इज द आपका आई थिंक टेस्ट सीरीज नंबर 6 रहेगा, और टेस्ट सीरीज नंबर 6 है उसका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है अपनी बुक का, ठीक है? तो आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर करना है तो। चलिए उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, मिस्टर राजन एज 62 ईयर्स। पहली चीज तो आप अंडरलाइन करिए, कभी भी एज जो होती है और इंडियन सिटीजन है ये पर्सन, रिसाइड्स इन द दिल्ली, दिल्ली में रहता है। हिज वाइफ शीतल एंड डॉटर रिया ऑल्सो रिसाइड विद हिम, तो बेटी और जो बीवी है वो दोनों साथ में ही रहती है। रिया एज 16 ईयर इज स्टडिंग इन द 12th स्टैंडर्ड इन द डीएवी स्कूल एट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली वो पढ़ती है 12वीं क्लास में। मिस्टर राजन लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑन द 15 सितंबर 2022, बट हिज फैमिली डिड नॉट अकंपनी हिम। मींस बंदा यूएस चला गया, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। कौन सी डेट को गया? देखो ये बंदा जो जा रहा है ये 15 सितंबर 2022 को जा रहा है करके, ठीक है? He returned to India on the 25th March 2023. Mr. Rajan had gone outside India for the first time in his lifetime. पहली बार इंडिया के बाहर जा रहा है। During April 2022 to September 2022, he worked with the multinational company in Delhi. जो दिल्ली में ये काम करता था मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में। He earned the salary of 14 lakh from his job in India. He paid the tuition fees of 1,80,000 for Ria's education in the DAV school. DAV स्कूल में उसने जो ट्यूशन फीस पे किया है रिया की एजुकेशन के लिए वो 1,80,000 है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर राजन ऑल्सो अर्न द प्रोफेशनल इनकम ऑफ द 60 लाख। 60 लाख का प्रोफेशनल इनकम है जिसका ग्रॉस रिसीट है वो 90 लाख रुपीज है फ्रॉम इंडिया। इंडिया में उसका प्रोफेशनल इनकम 60 लाख है जिसका प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट है वो 90 लाख है। During the year, he also earned the interest from his Indian saving bank account to the tune of 12,000 and interest from the fixed deposit with the nationalized bank is 45,000. Mr. Rajan also earned a salary income equivalent to 6 lakh from the USA of his job on which no tax is paid or payable in USA. USA में उस पर टैक्स लगता ही नहीं। यूएसए में उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, यूएसए में उसको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगना है। विच वॉज डिपोजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट इन यूएसए लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, राजन डिसाइड नॉट टू ऑप्ट टू पे द टैक्स एज पर सेक्शन 115 बीएससी। वो 115 बीएससी नहीं ले रहा है। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपसे पूछा है, उसका एक एक आंसर करना है। सबसे पहला, व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राजन? एक बात बताइए, पहली चीज तो वो इंडिया में कितने दिन इस साल रहा? तो अगर मैं इस साल की बात करूं कि इस साल में वो इंडिया में कितने दिन रहा, तो इंडिया में वो 15 सितंबर को गया था। तो 15 सितंबर को गया था, इसका मतलब अप्रैल में इंडिया में था, मई में इंडिया में था, जून में इंडिया में था, जुलाई में इंडिया में था, अगस्त में इंडिया में था, 15 सितंबर तक इंडिया में था। और उसके बाद वो मार्च में वापस आया 25 मार्च को। तो एक बात बताइए, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, इसका मतलब 7 दिन और जोड़ दो। तो इसका मतलब इंडिया में जो था वो 175 डेज था। 175 डेज था। मुझे एक बात बताइए, बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाइड नहीं हुई। बेसिक कंडीशन नंबर जो 2 है, एक बात बताओ, वो देखने की जरूरत है या नहीं? देखने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो यहां पे बेटा बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो यहां लगी नहीं रही है, और सेकंड आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा सेक्शन 6(1) के हिसाब से तो वो बंदा नॉन रेजिडेंट हो गया। 6(1) के हिसाब से वो बंदा नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन एक चीज समझना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा रखा है कि सर एक सेक्शन हुआ करती है दैट इज कॉल्ड डीम्ड रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट। और ये डीम्ड रेसिडेंसी क्या बोलता है, एक सेक्शन 6(1) ये बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और इंडियन सिटीजन जो है नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स नहीं है, तो क्या यूएसए में उसको टैक्स लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा है। ये इंडियन सिटीजन है, आंसर इज यस, इंडियन सिटीजन है एंड यूएसए में उसको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया का वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा अगर उसका इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो इंडिया में इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है तो उसको डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। बट हमेशा क्या माना जाएगा पता है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा और इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। एक बात बताइए, क्या इसका इंडिया का इनकम 15 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस। 60 लाख तो प्रोफेशनल का इनकम ही दिख रहा है। यहां 60 लाख है, वो तो आपका प्रोफेशनल फीस ही दिख रहा है, प्रोफेशनल इनकम ही दिख रहा है। तो आपका 15 लाख से ज्यादा है तो आप रेजिडेंट बन जाओगे बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो यहां पे डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे। तो पहले का आंसर विल बी द डी, विल बी द राइट आंसर, दैट इज डीम्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। आगे क्या दे रखा है? What would be the income chargeable to tax under the head salary in hands of Mr. राजन? एक बात बताओ, अगर आप इंडिया के R/NOR हो तो इंडिया की सब इनकम टैक्सेबल होगी और फॉरेन की वही वाली इनकम टैक्सेबल होगी जो बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है।
तो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो वही टैक्सेबल होगी। तो एक बात बताइए, पहली चीज तो यहां पे इंडिया की इनकम में सैलरी कितना मिल रहा है आपको, 14 लाख मिल रहा है। तो ये 14 लाख का जो सैलरी है, इस 14 लाख की सैलरी में से आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अर्न सैलरी 14 लाख है, तो 14 लाख में से आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, तो यहां पे आपका 13 लाख 50,000 आ गया। तो सैलरी का इनकम आपका 13 लाख 50,000 है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजन। राजन को ग्रॉस टोटल इनकम से कितना डिडक्शन मिलेगा। एक बात बताइए, उसने एक तो अपनी बेटी के लिए ट्यूशन फीस पे की है, और ये ट्यूशन फीस कितना पे किया है, ट्यूशन फीस पे किया है यहां पे रिया के एजुकेशन के लिए डीएवी स्कूल में। और ट्यूशन फीस जो उसने पे किया है, वो ट्यूशन फीस कैसे पे किया है करके, ठीक है। तो ट्यूशन फीस उसने यहां पे एटीसी में डिडक्शन मिलेगा कितना, 1,50,000 का। उसने 1,80,000 किया है तो भी 1,50,000 का डिडक्शन तो ये मिल जाएगा। तो 1,50,000 का ये डिडक्शन। और एक बात बताइए, इसके साथ साथ में उसने एक एफडी का इंटरेस्ट और है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और है। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है, 12,000 है। एफडी का इंटरेस्ट 45,000 है। तो 45,000 प्लस 12,000 इट्स कम्स टू द 57,000। और एक बात बताइए, क्या ये सीनियर सिटीजन है, आंसर इज यस। क्या रेजिडेंट है, आंसर इज यस, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना। तो 50,000 का 80 टीटीबी का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पे 80 टीटीबी में डिडक्शन मिलेगा, वो 50,000 का मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि टोटल उसको 2 लाख रुपीस का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर चैप्टर 6A। तो यहां पे बेटा 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा अंडर चैप्टर 6A करके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ राजन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। 23-24 के लिए उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करना है, आपको हर हेड का इनकम लेना है। तो सबसे पहले देखिए, सैलरी का इनकम कितना आया, 13,50,000 आया था। उसके बाद में आप एक काम करिए, पीजीबीपी का इनकम सीधा 60 लाख आपको दे रखा है, तो 60 लाख आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगर मैं आईएफओएस की इनकम की बात करूं, तो आईएफओएस में एक तो 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट है और एक तुम्हारा 45,000 रुपीज का इंटरेस्ट है। टोटल हुआ 74,07,000। इसमें से 2 लाख रुपीज आप लेस कर दीजिए करके डिडक्शन का, तो 72,07,000 हुआ। अब एक काम करिए, ये जो 72,07,000 है उस पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए। और वो 115 बीएससी नहीं ले रहा है, यहां पे 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन रहेगा। तो इसमें से आप एक काम करिए, माइनस 10 लाख का 30% प्लस 1 लाख एंड, अरे कितना आएगा, करो ना, माइनस 1 लाख 10,000 आए थे, हाँ। तो ये आया 1972,100। इसमें आप सरचार्ज भी लगेगा, आंसर इज यस, बिकॉज इनकम 50 लाख से ज्यादा है। तो आप उसमें 10% सरचार्ज ऐड कर दीजिए, 10% सरचार्ज ऐड कर दिया, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दिया। तो आपके पास में आंसर आता है दैट इज 22,56,000 तो 22,56,000 दैट विल बी द राइट आंसर करके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वुड बी द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अब एक बात बताओ, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट देखिए, जो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है और ऑडिट पार्टी है, उसके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है वो आपकी 31 अक्टूबर होती है और बाकी के लिए 31 जुलाई। अब एक बात बताइए, क्या इसकी ऑडिट होगी, क्योंकि प्रोफेशन के केस में ऑडिट कब करानी पड़ती है, अगर आपका ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा है। तो इसका देखिए ग्रॉस रिसिट है वो 90 लाख है, तो ग्रॉस रिसिट अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। यहां पे ग्रॉस रिसिट 90 लाख है और जब ग्रॉस रिसिट 90 लाख है इसका मतलब 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। और जब ऑडिट करानी पड़ेगी तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो ड्यू डेट हो जाएगा वो 31 अक्टूबर 2023 हो जाएगा। सो बी विल बी द राइट आंसर करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। मिस्टर ए एज 45 ईयर्स सोल्ड अ एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 52 लाख रुपीस ऑन 1/10/2022 एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 49.25 लाख ऑन 13 सितंबर 2021 सिचुएटेड एट 7 किलोमीटर फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख। अब एक बात बताओ, अगर किसी म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन है वो 4 लाख है तो उसका कौन सा कितना एरिया अर्बन एरिया में माना जाएगा। तो मैं बताऊं, देखो 10,000 और मोर है वो अर्बन एरिया है। अगर पॉपुलेशन मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख है तो 2 किलोमीटर का एरिया कवर करिए। मोर देन 1 लाख है, अप टू 10 लाख है तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया कवर करिए। एक बात बताओ, ये तो एग्रीकल्चर लैंड है वो 7 किलोमीटर दूर है, तो मैं बताऊं ये तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हुई। तो अगर मान लो कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया होती है उस पे आपको कैपिटल गेन नहीं लगता, क्योंकि वो कैपिटल असेट ही नहीं है। और जब कैपिटल असेट ही नहीं है तो उस पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एंड ऑल्सो सोल्ड अनदर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 53 लाख ऑन 12/12/2022 एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 46 लाख ऑन 15 Feb 2021 सिचुएटेड 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 12,000। तो पॉपुलेशन 10,000 से लेके
मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख है तो 2 किलोमीटर में कवर करेगा। तो मैं बताऊं ये तुम्हारी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, इसको बेचने पे कैपिटल गेन आपका आएगा। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो आपको दे रखा है। अब एक बात बताओ, पहली वाली जो एग्रीकल्चर लैंड बेची उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा क्योंकि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। दूसरा अर्बन वाला है। अब दूसरा अर्बन वाला आपने कितने में बेचा तो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा 53 लाख। अब एक बात समझिए, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा 46 आएगा। आपने कितने में खरीदा था, आपने यहां पे जो है वो 15 फेब 2021 को खरीदा था, बेच कब रहे हो 12 दिसंबर 2022 को। तो यहां पे 2 ईयर से ज्यादा का पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं है। 2 ईयर से होता ज्यादा होता तो लॉन्ग टर्म होता, अदरवाइज यहां पे शॉर्ट टर्म होगा। तो आप क्या करेंगे 53 माइनस 46, तो आपके पास में मैं बताऊं कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये 7 विल बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दूसरे का जो आंसर है वो 7 लाख विल बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मेसर्स एबीसी एंड एलिजिबल एसएससी फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये फॉलो करते हैं। कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस अंडर सेक्शन 44 एडी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। टोटल टर्नओवर इस साल का 130 लाख है। आउट ऑफ द अबव 25 लाख रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये अकाउंट पे चेक में 25 लाख का टर्नओवर मिला। 50 लाख रिसीव्ड बाय द कैश ड्यूरिंग दिस ईयर, 25 लाख रिसीव्ड बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एंड 30 लाख नॉट रिसीव्ड टिल द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 एडी। 44 एडी में आपको पता है 44 एडी प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन की बात करती है। वो सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पे बता सकते हो। प्रिजम्पटिव बेसिस में कैसे होगा कि आप अपने टर्नओवर का सीधा 8% कर लीजिए, लेकिन अगर आपका टर्नओवर है वो अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या फिर ईसीएस मोड से रिकवर हो गया है, तो आप क्या करेंगे उसमें 8% की जगह 6% ले लेंगे पीजीपीपी का इनकम। तो चलिए एक बात बताइए, ये तो इसी साल में ये जो 25 लाख है वो आपको इसी साल में रिसीव हो गया अकाउंट पे चेक से, तो मैं बताऊं इस पे आप 6% ले लीजिए। तो 25 लाख है उसका आप 6% ले लीजिए तो 1,50,000 हो गया। उसके बाद में 50 लाख रिसीव्ड बाय कैश, ये कैश में मिला है तो इस पे आप 8% ले लीजिए। तो आप बताइए 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, ये आपका 4 लाख हो गया। उसके बाद 25 लाख रिसीव बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो यहां पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अकाउंट पे ही चेक से मिल गया, तो इस पे आप 6% ले लीजिए। तो 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, तो 25 लाख। बाबू क्या हो रहा है, मैं कैलकुलेटर ही नहीं चल रहा है। ओ भाई साहब, ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ कैलकुलेटर नहीं चल रहा है? मेरे साथ होता है। 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, ये 1,50,000 हो गया। और एक बात समझिए, 30 लाख रिसीव ही नहीं हुआ, तो 30 लाख रिसीव नहीं हुआ उस पर 8% ले लीजिए, ठीक है। तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, इट्स कम्स टू द 2,40,000। तो 2,40,000, तो टोटल कितना हुआ, तो 1,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,50,000 एंड प्लस 2,40,000, तो आपके पास में 9,40,000 आ गया। सो 9,40,000 विल बी द राइट आंसर। ये आपका पीजीपीपी का इनकम माना जाएगा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है दैट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, देखिए क्या दे रखा है। मिस्टर जगत इज एम्प्लॉय ऑफ इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ द भारत लिमिटेड, a cellular company operating in the region of eastern India. It is engaged in the manufacturing of cellular device during the financial year 22-23. Following transaction were undertaken by the Jagat. Jagat से related बेटा ये transaction कंपनी ने की है। पहला, he attended a seminar on the percuse evaluation. Seminar fees 12,500 is paid by the Bharat Limited. अब एक बात समझना, यहाँ पे क्या होता है, ये परक्यूजिट वैल्यूएशन से रिलेटेड एक सेमिनार था, सेमिनार अटेंड किया है एम्प्लॉय ने और उसका पैसा एम्प्लॉयर ने दिया है। अब ये परक्यूजिट टैक्सेबल होगा या नहीं, एक बात बताओ, कुछ परक्यूजिट ऐसे होते हैं ना जो टैक्सेबल होते ही नहीं, कुछ परक्यूजिट ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल नहीं होते, एग्जेम्प्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि लंच, आपको पता है अगर ऑफिस में लंच दिया गया और उसका वैल्यू 50 रुपए तक है तो 50 रुपए तक है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, आपको आईसीआई मॉड्यूल का ये फोटो दिखाता हूं और यहां पे देखिए, यहां पे क्या दे रखा है, टैक्स फ्री परक्यूजिट फॉर ऑल एम्प्लॉय। ये जो एम्प्लॉय है ना उनके लिए, कुछ एम्प्लॉय ऐसे है, कुछ एम्प्लॉय का, ऑल एम्प्लॉय के लिए ये परक्यूजिट टैक्स फ्री है। पहला टेलीफोन फैसिलिटी, अगर टेलीफोन फैसिलिटी दी, या फिर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के लिए वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होती है। उसके साथ में आपको पता है, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको लंच दिया गया 50 रुपए तक, या फिर आपको मान लो ये जो इसमें एक पॉइंट है ना, अमाउंट स्पेंट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, मींस एम्प्लॉय के ट्रेनिंग पे अगर कोई भी खर्चा किया जाता है तो यहां पे देखिए क्या दे रखा है, अमाउंट स्पेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑन द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय और द अमाउंट पेड फॉर द रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑन द बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह से रिलेटेड। तो यहां पे एम्प्लॉय के एजुकेशन से रिलेटेड अगर मान लो ये परक्यूजिट दिया जा रहा है तो ये पूरा
ही आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड बता दूं, एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के एजुकेशन के लिए, ये मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो अगर एम्प्लॉय के एजुकेशन के लिए दिया तो वो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाता है, ऐसा मैंने दे रखा था। और अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए तो उसमें एक लिमिट थी 1000 रुपीज की, कि 1000 से ज्यादा का बेनिफिट है तो टैक्सेबल होगा पूरा करके, ठीक है। अब एक बात समझिए, तो ये तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पहला वाला परक्यूजिट है दैट इज द एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द एम्प्लॉय, पूरा एग्जेम्प्ट है। दूसरा, tuition fees of the Himanshu, son of Jagat, paid to the private coaching classes not having any tie-up with Bharat Limited was reimbursed by Bharat Limited. Amount of fees is 25,000. अब एक बात समझो, ये कोचिंग क्लास का फीस है वो एम्प्लॉयर ने दिया है, उस स्कूल के साथ कोई भी टाइप वगैरह नहीं है, बच्चे के लिए है, तो मैं बताऊं ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद, मिस सपना डॉटर ऑफ जगत स्टडीड इन डीपीएस पब्लिक स्कूल ओन बाय एंड मेंटेन बाय द भारत लिमिटेड, ओन एंड मेंटेन बाय द भारत लिमिटेड मींस एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है। ट्यूशन फीस पेड फॉर मिस सपना इज ओनली 750 रुपीज दे रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन इन द सिमिलर इंस्टीट्यूशन 5250 है। अब एक बात बताओ, सिमिलर इंस्टीट्यूशन में 5250 है और ये कितना दे रहे हैं, सिर्फ 750 दे रहे हैं। इसका मतलब मैं बताऊं, अगर आप इसको लेस करोगे तो 4500 का बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर ये बेनिफिट 1000 तक ही होता तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता, 1000 से ज्यादा है तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, 12 मंथ के लिए बेनिफिट दिया, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, इसका मतलब आपका 54,000 है, वो आ जाएगा। तो 54,000 ये एंड 25,000 ये, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो टोटल टैक्सेबल परक्यूजिट है वो आपका 79,000 हो जाएगा। 79,000 विल बी द टैक्सेबल परक्यूजिट। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये पहला वाला जो परक्यूजिट है ना, सेमिनार वाला, वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटी है एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉय के एजुकेशन के लिए कोई भी अगर फैसिलिटी बेनिफिट दिया जाता है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है। ये वाला टैक्सेबल होगा और ये वाला भी टैक्सेबल होगा। इस वाला टैक्सेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे बेटा, यहां पे उसकी वैल्यू है वो 1000 से ज्यादा है। लास्ट एमसीक्यू, रवि इंकर द लॉस ऑफ 4 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लॉस हुआ करके, ठीक है, इन द लेदर बिजनेस। तो लेदर बिजनेस में उसका लॉस है कितना, 4 लाख का। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम अर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर कैन बी सेट ऑफ सच लॉस, कौन सी इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फ्रॉम द अपैरल्स बिजनेस, ये पीजीबीपी का प्रॉफिट है। एक बात बताओ, पीजीबीपी का लॉस है तो पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, आंसर इज यस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द 2 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ ज्वेलरी, क्या इससे भी सेट ऑफ हो सकता है, आंसर इज यस। सैलरी इनकम ऑफ द 1 लाख, क्या सैलरी से पीजीबीपी के लॉस सेट ऑफ होते हैं, आंसर इज नो। सैलरी इनकम से आपके पीजीबीपी के लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते। आपसे पूछा है चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ये 4 लाख रुपीज का जो लॉस है, मैं बताऊं इसमें सबसे पहले तो आपको इस 1 लाख से सेट ऑफ किया जाएगा, सबसे पहले इस 1 लाख से सेट ऑफ किया जाएगा करके, ठीक है, 1 लाख से सेट ऑफ किया जाएगा और उसके बाद में जो है वो इस 2 लाख से सेट ऑफ किया जाएगा। इस 1 लाख से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते करके, ठीक है। तो पहला आप 1 से करेंगे, फिर आप 2 से करेंगे, क्योंकि पहले तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, उसके बाद आप इंटर हेड एडजस्टमेंट में जाएंगे और उसके बाद में सीधा बाकी वाला क्या करेंगे, आप कैरी फॉरवर्ड है वो करेंगे। तो फर्स्ट है वो आप 1 से करेंगे, उसके बाद में 2 से करेंगे और रिमेनिंग लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका जो है वो मॉक टेस्ट पेपर के एमसीक्यूज थे। अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखोगे तो ईजी क्वेश्चन है, कोई भी उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो लास्ट डे पे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप फटाफट ये वाला अगर वीडियो सुन के जाओगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एक और बात बता दूं, एग्जाम में जो भी पेपर आएगा, पेपर इजी आएगा, मैनेजेबल आएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो एग्जाम में जब पेपर आता है ना, 100 मार्क का पेपर है, तो उसमें से आप देखोगे ना 60 मार्क का पेपर कितना भी मतलब कुछ भी हो जाए, 60 मार्क का पेपर इजी आने वाला है। डिफिकल्ट रहेगा वो सिर्फ आपके उसके बाद का पेपर हो सकता है 20-25 मार्क का पेपर डिफिकल्ट रहे। अरे यार हमको तो लाने कितने 60 मार्क्स लाने हैं ना करके, ठीक है, हमको तो 60 मार्क्स लाने हैं तो हम ला लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन आप मत लीजिए और आराम से अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सब चीजें आपको एग्जाम में याद आ जाएगी। बस आप अपने आप को इमोशनली थोड़ा कंट्रोल में रखिए, थोड़ा मोटिवेट रहिए और एग्जाम में अच्छे से आप लिख के आइए करके, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन सीए फाइनल।